नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 9A पर स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। नमस्कार। आज के इस खास ऐतिहासिक विश्लेषण में हम 1885 से 1951 तक के 66 सालों के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को डिकोड करने वाले हैं, और वो भी तारीखें रटकर नहीं, बल्कि कुछ बेहद शक्तिशाली और यादगार विजुअल्स के जरिए। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। इस पूरे जटिल इतिहास को आसान बनाने के लिए हम इसे 5 अहम हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले कांग्रेस और सेफ्टी वॉल्व की कहानी, फिर जन आंदोलनों की नींव और दरारें, इसके बाद सविनय अवज्ञा का राजनीतिक शतरंज, फिर विश्व युद्ध के दौरान का संघर्ष, और अंत में एक महान गणतंत्र तक पहुंचने का शानदार सफर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस भयानक गुस्से और तनाव की जिसने इस पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की चिंगारी भड़काई, यानी 1857 के ठीक बाद का वो दौर। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। असल में अंग्रेजी हुकूमत 1857 जैसी हिंसक क्रांति का जोखिम दोबारा नहीं उठाना चाहती थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जनता के उबलते गुस्से को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने के लिए एक रास्ता, एक आउटलेट बनाने की सोची, बिल्कुल एक सेफ्टी वॉल्व की तरह। ये अंग्रेजों के उसी डर को बखूबी समझाता है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना इसी प्रेशर कुकर की सीटी के रूप में की गई थी, ताकि अंदर का प्रेशर यानी जनता का गुस्सा धीरे धीरे याचिकाओं के जरिए निकलता रहे। लेकिन ये दांव पूरी तरह उल्टा पड़ गया। जो मंच सिर्फ हवा निकालने के लिए बना था, वहीं से असल अधिकारों की जोरदार मांग उठने लगी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। 1900 के दशक की शुरुआत तक आते आते राजनीति की जो नींव रखी गई थी, उसमें अब गहरी दरारें पड़ने लगी थीं। जरा ध्यान दीजिए कि घटनाएं कितनी तेजी से घटी। 1885 में कांग्रेस बनी ही थी कि अंग्रेजों ने फूट डालो का कार्ड खेल दिया। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग बन गई, और 1907 आते आते तो खुद आंदोलन के अंदर ही एक बड़ा वैचारिक बंटवारा हो गया। हालांकि 1916 के लखनऊ पैक्ट में यह बिखराव कुछ हद तक वापस एक साथ जुड़ा। यहां एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक सवाल खड़ा होता है, आखिर वो कौन सी एक खास घटना थी जिसने 1907 में इस पूरे आंदोलन को दो अलग अलग धड़ों में फाड़ कर रख दिया? जवाब है 1905 का बंगाल विभाजन। इसी घटना ने स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके पर इतने गहरे मतभेद पैदा कर दिए कि बात सूरत स्प्लिट तक पहुंच गई और पूरा नेतृत्व सच में दो हिस्सों में बंट गया। इस वैचारिक टकराव को हम यहां बिल्कुल साफ देख सकते हैं। एक तरफ नरम दल था जो याचिकाओं और शांतिपूर्ण अपीलों में विश्वास रखता था, और दूसरी तरफ था गरम दल, जिनका साफ मानना था कि बात सिर्फ अपीलों से नहीं बनेगी, बल्कि पूरे देश में विदेशी सामानों का सीधा और पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। अब इस हिस्से को समझना बहुत जरूरी है। 1919 के काले रोलेट एक्ट और उस दिल दहला देने वाले जलियांवाला बाग हत्याकांड ने देश में असहयोग का एक जबरदस्त डोमिनो इफेक्ट पैदा कर दिया। एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गईं और जन सैलाब सड़कों पर आ गया। लेकिन जब यह विशाल असहयोग आंदोलन, मान लीजिए 200 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड पर दौड़ रहा था, अचानक एक इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया गया। यहां पूछना लाजमी है कि आखिर एक जीतती हुई ट्रेन को बीच रास्ते में क्यों रोक दिया गया? कड़वी सच्चाई ये है कि 1922 के चौरी चौरा कांड की भयंकर हिंसा ने ये ब्रेक लगाने पर मजबूर कर दिया। महात्मा गांधी ये बात बहुत अच्छी तरह समझते थे कि आंदोलन में जरा सी भी हिंसा अंग्रेजों को पूरे मूवमेंट को बेरहमी से कुचलने का एक लीगल बहाना दे देगी। अब हम 1920 के दशक के आखिरी सालों की तरफ बढ़ते हैं, जहां जन आंदोलनों का ये सीधा टकराव अब एक बेहद जटिल राजनीतिक शतरंज के खेल में बदल गया था। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। इस गहरे अपमान ने पूरे देश को आग बबूला कर दिया, और इसके सीधे पलटवार के रूप में 1929 में एक ऐतिहासिक मांग गूंजी, पूर्ण स्वराज, मतलब अब कोई आधा अधूरा समझौता नहीं, पूरी आजादी चाहिए। अब इस राजनीतिक बिसात को देखिए। एक तरफ सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे उफान पर था, और दूसरी तरफ लंदन के गोलमेज सम्मेलनों में ब्रिटिश कूटनीति अपना खेल खेल रही थी। अंग्रेजों की चाल बड़ी साफ थी, दुनिया को ये दिखाना कि भारतीय तो हमेशा आपस में ही बटे हुए हैं। ये न्याय का तराजू उस दौर के एक बेहद गहरे वैचारिक टकराव को दिखाता है।
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दलितों के सामाजिक उत्थान के लिए अलग निर्वाचन मंडल चाहते थे, जबकि महात्मा गांधी सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए आमरण अनशन पर बैठ गए। आखिरकार 1932 के ऐतिहासिक पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों के जरिए इस टकराव को सुलझाया गया। और फिर आया 1939, जब दुनिया पर विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगे। इस वैश्विक संकट ने भारत की आज़ादी की लड़ाई का रुख पूरी तरह पलट दिया। अब वापस मुड़ने का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। अंग्रेजों के क्रिप्स मिशन के आधे अधूरे वादों को एक पोस्ट डेटेड चेक कहकर खारिज कर दिया गया और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान हुआ। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सारे बड़े नेता रातों रात गिरफ्तार कर लिए गए, फिर भी ये आंदोलन रुका नहीं। ये पूरी तरह से छात्रों, महिलाओं और आम जनता के असीम जुनून से चला, जिसका बस एक ही मंत्र था, करो या मरो। अब हम इस कहानी के आखिरी अध्याय पर पहुंच गए हैं, ये देखने के लिए कि कैसे दशकों का ये संघर्ष आखिरकार एक साम्राज्य को तोड़ने और एक संप्रभु गणतंत्र के निर्माण में पूरी तरह सफल हुआ। आज़ादी की इस शानदार सुबह तक पहुंचने से पहले हमें ये समझना होगा कि ब्रिटिश राज के ताबूत में वो आखिरी कील कौन सी थी। आखिर वो अल्टीमेट ब्रेकिंग पॉइंट क्या था जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हार मानने पर मजबूर कर ही दिया। ये विजुअल उस सबसे बड़ी सच्चाई को बयां करता है। 1946 में आई INS तलवार पर हुआ नौसेना विद्रोह। सच्चाई ये है कि जिस सेना और नौसेना के दम पर कोई साम्राज्य खड़ा होता है, जब वही बगावत कर दे तो समझ लीजिए कि उस शाही हुकूमत का खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। और फिर इतिहास की कड़ियां जुड़ती चली गईं। 1946 के उस उग्र विद्रोह से लेकर 1947 के विभाजन की भारी कीमत चुकाने तक, ये सफ़र सीधा 1950 में जाकर अपनी मंजिल पर पहुंचा, जब हमारे अपने मजबूत संविधान की आधारशिला रखी गई। तो इस पूरे 66 सालों के सफ़र को इस विशाल बरगद के पेड़ से आसानी से समझा जा सकता है। 1885 में जो एक छोटे से सेफ्टी वॉल्व के बीज के रूप में बोया गया था, वो अनगिनत जन आंदोलनों के मजबूत तने से गुजरता हुआ 1950 में एक संप्रभु और महान गणतंत्र के रूप में अपनी शाखाएं फैला चुका था। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए बस एक ही ख्याल आता है, इतिहास सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं रहता, ये असल में रगों में दौड़ता है। आज़ादी के इस लंबे संघर्ष को समझने के लिए आखिर इन सब में से कौन सा विजुअल प्रतीक हम सब के जहन में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्त को भी शेयर करें। धन्यवाद।